नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में आज बहस छिड़ी हुई है कि जो गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है, जिस गंगा के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, वो गंगा साफ कैसे होगी। वो गंगा मैली हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए लगातार बातचीत होती रही है। इस पर लगातार हम बता भी रहे हैं कि बहस छिड़ी हुई है। तो कैसे साफ होगी गंगा, और उन उम्मीदों का क्या हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं। तो केंद्र सरकार ने अपनी मां गंगा के लिए क्या किया है। तमाम सवाल हैं और तमाम तरह के जो है वो बहस है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निलय उपाध्याय जी हैं। कवि भी हैं, लेकिन गंगा अभियान के लिए एक विशिष्ट पहचान रखते हैं हिंदुस्तान में। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं, बल्कि गंगा अभियान के कह सकते हैं अहम किरदार हैं आप। कैसे साफ होगी गंगा? देखिए, सफाई मूल प्रश्न नहीं है। सफाई सरकार द्वारा प्रायोजित समस्या है। गंगा के 4 संकट हैं। पहला संकट है बंधन। पूरे हिमालय में 1000 बांध है, 1000 टनल है, 1000 झील है और 1000 बिजली बनाने वाली मशीन है। सबसे पहला संकट दूसरा पहला है बंधन। दूसरा संकट है विभाजन। गंगा का 99% पानी हरिद्वार में लूटकर गंगा नहर में डाल दिया जाता है और दिल्ली को पीने के लिए भेजा जाता है। जिस नदी में हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, वह दिल्ली के शौचालय में बहता है। उसके बाद संकट होता है प्रदूषण। और ये सफाई प्रदूषण, मानव जनित जो प्रदूषण है, उनका बहुत असर नदी पर नहीं होता, वो 2-4 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो पूरा उद्योग पसरा हुआ है, जो पहाड़ से उतरते ही नदियों का सारा पानी ले लेते हैं और उन पानी को गंदा करके वापस नदियों में डाल देते हैं, और उस गंदगी में रसायन भी होता है, नकली रसायन भी होते हैं। असल खतरा उस गंदगी से है, और यह खतरा नरोरा के बाद से शुरू होता है। वहाँ के बाद से आपको गंगा में रामगंगा मिलती है, काली नदी मिलती है, आगे आने के बाद जमुना मिलती है, और जमुना कम से कम 2 दर्जन नदियों का वो कूड़ा कचरा लेकर के आती है और ला करके आपके यहाँ दे देती है। और इलाहाबाद से लेकर के बनारस से लेकर के फरक्का के बीच जितना ये गाद जमा हुआ है, ये सारा कुछ उस रसायन का है जिसके कारण दोनों तरफ आर्सेनिक की बीमारियां 25 किलोमीटर में फैल गई हैं, जिनके कारण कटाव हो रहा है। तो साफ करने का संकट सरकार द्वारा प्रायोजित संकट है। गंगा पर बात होनी चाहिए तो उसके चारों संकटों पर बात होनी चाहिए, तब गंगा स्वच्छ होगी, निर्मल होगी और अपने पूर्व की अवस्था में होगी। तो जो कह सकते हैं तकनीकी चीज़ें हैं जिसको आम लोग आसानी से नहीं समझते, वो निलय उपाध्याय जी समझा रहे हैं कि गंगा से जुड़ी हुई क्या पेचीदगियां हैं जिस पर बात होनी चाहिए और उस पर बात हो नहीं रही है। सर, बहुत सारी तकनीकी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, आप बता भी रहे हैं क्या है वो पेचीदगियां जिस पर बात होनी चाहिए। फरक्का डैम को लेकर बात होती है, वो उससे क्या होना है और उससे क्या गंगा से जुड़ी हुई ये तमाम समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये फरक्का नासूर है बिहार के लिए। अगर फरक्का रहेगा तो बिहार नहीं रहेगा। बिहार को रहना है तो फरक्का को बांध को नहीं रहना है, क्योंकि गंगा 40 फुट गहरी है बनारस में, 80 फुट गहरी होती थी कैथी में, 60 फुट गहरी होती थी आपको गाजीपुर में, बक्सर में 60 फुट, संगम पर 60 फुट। हाथीदह में जाते आते उसकी गहराई 100 फुट होती थी। 140 फुट होती थी राजमहल में और 200 फुट होती थी फरक्का में। इतनी गहराई गंगा की थी। राजमहल में एक अंग्रेज़ों का जहाज़ डूबा, गायब हुआ तो पता ही नहीं चला कि वो जहाज़ कहाँ चला गया। और फरक्का जब से बन गया तब से बनारस से लेकर के फरक्का तक की औसत गहराई 12 फुट रह गई है।
सकती है। हिमालय में इतने बांध बन गए हैं कि ऊपर से मिट्टी नीचे नहीं आती। ये सारे कारखानों का रसायन गाद बन करके उस नदी ये के भी कहा जाता है, तल में जमा ये है। बात भी सामने आती है कि अगर फरक्का डैम को तोड़ दिया गया तब तो पूरा पानी बह जाएगा, गंगा नदी तो सूख जाएगी। नहीं, आपने तल को जब गहरा करेगी, आपने तल को ऊंचा कर दिया। बाढ़ के दिनों में नदी अपने को 100 फुट गहरा करती है। जब फरक्का नहीं था तब पानी नहीं रहता था गंगा में। फरक्का नहीं था तब तो गंगा में पानी था, वहाँ उसकी धारा उससे ज़्यादा पानी रहता था। फरक्का बांध करके उस पानी को अव्यवस्था पैदा की गई है। ये तो मूर्खतापूर्ण तर्क है। नदी बारिश के दिनों में जब अपने को 120 फुट गहरा करेगी तो वो अपने वास्तविक तल में आ जाएगी, और जब सारा गाद बह करके समुद्र में चला जाएगा तो जितने अर्सेनिक की बीमारियां हैं ये गायब हो जाएंगी, ये पानी जो खराब हुआ है ये गायब हो जाएगा, वातावरण जो पूरा इम्प्योर अशुद्ध हो गया है ये शुद्ध हो जाएगा। तो इससे तो पूरी नदी शुद्ध हो जाएगी। अब जिसकी समझ और जिसकी सोच इस लेवल पर है कि फरक्का तोड़ दिया जाए तो पानी बह जाएगा, टिहरी तोड़ दिया जाए तो पानी बह जाएगा, मतलब न तो उनको नदी की समझ है, न तो उनको समाज की समझ है, न तो उनको समय की समझ है। आप बता भी रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए, नहीं हो रही है। क्या लगता है, सरकार भी सिर्फ सफाई की बात कर रही है या गंगा को लेकर जो राजनीतिक फायदा मिल सकता है उसी के लिए काम कर रही है, या फिर जिन टेक्निकलिटी की बात आप कर रहे हैं, जिन पेचीदगियों की बात आप कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान है गंगा को लेकर सरकार का? आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार को समझना पड़ेगा, कोई भी बड़ा पेड़ टूटता है तो उसकी जड़ उखड़ने में समय लगती है। गुलामी का पेड़ टूटा है, उसकी जड़ उखड़ी नहीं है। ये सारी नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं। सरकार गंगा की सीधे डायरेक्ट दुश्मन है, और वो सिर्फ ऐसे मामले को खोज करती है जिससे लोगों के सवाल को टाला जा सके। कई टरबाइन मशीनें बनी हैं, कई नदियों पर बनी है, जहाँ नदियों में कभी जीवन में पानी नहीं होगा कि वो टरबाइन चला सके, फिर वहाँ 2-2 टरबाइन क्यों बनी है, जाकर कोटद्वार में देख लीजिए। सरकार का चरित्र गंगा को लेकर के लुटेरी नीयत का चरित्र है। विदेश से कर्जा लाते हैं, कमीशन खाते हैं, विदेशी कंपनियों को सफाई का काम देते हैं, विदेशी कंपनियों को टरबाइन का काम देते हैं। ये सरकार नहीं है, ये दलाल हैं। और आज़ादी की 2 परतें हैं, एक पूर्व आज़ादी के पूर्व का काल है और ये उत्तर का काल है। अभी हम गुलाम हैं, आज़ादी हमें मिली नहीं है। आप पुलिस अधिनियम देख लीजिए, जेल अधिनियम देख लीजिए, सारा कुछ देख लीजिए। ये एक भ्रम है कि हम आज़ाद हैं। लेकिन अब गंगा जिस स्थिति में पहुंच गई है, अब लगता है कि ये लड़ाई, आज़ादी की असली लड़ाई यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से हम एक मुक्ति की सांस ले सकेंगे। लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, आखिरी सवाल भी हमारा आपसे है। आप तो लंबी यात्रा कर चुके हैं गंगोत्री से, जो हमारे पास जानकारी है, और बल्कि लड़ाई की अगर आप बात करें तो आप लड़ाई लड़ भी रहे हैं गंगा के लिए, और उस गंगा अभियान से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, अगर हम आपसे जानना चाहें, क्या होना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है और वो होना बहुत ज़रूरी है? पहले तो ये सरकार को नहीं होना चाहिए जो सरकार है, ही को नहीं होना सरकार को नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि ये पहली सरकार है जो अपनी ही जनता से युद्ध लड़ रही है। और जैसे जालियांवाला बाग में डायर गोली से बेच दिया था, ये बिल्कुल सरकार अपनी पूरी जनता को कि न पानी पीने लायक है, न हवा सांस लेने लायक है, 10 साल बाद धरती फसल देना बंद कर देगी। और ये सरकार कौन सी लड़ाई लड़ रही है, कौन सी जंग लड़ रही है? इन सरकारों को नहीं होना चाहिए। नई चेतना पैदा होनी चाहिए, नया वैकल्पिक जीवन की खोज करनी चाहिए, वैकल्पिक सत्ता की नहीं। ये नेता वैकल्पिक सत्ता की खोज कर रहे हैं। आप जो समुद्र से सूरज की किरणें जल उड़ाती हैं, ऊपर ले जाती हैं, जमाती हैं, गलाती हैं, बहाती हैं, उसे एक व्यापारी को बुलाकर कहते हैं कि इसे गंदा कर दो, दूसरे व्यापारी को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसको साफ कर दो। ये चरित्र नहीं समझ में आ रहा है। हरिद्वार के बंग नहर के बारे में कुछ बता रहे थे आप। गंग नहर अनोखा चरित्र, हाँ, गंग नहर अनोखा चरित्र है। गंग नहर पर नदियों का नियम लागू होता है, और बगल में अभी मैं हाल ही में यात्रा करके आया हूँ, वहाँ की जो हिंडन नदी है वो नदी है और गंग नहर है, तो नदी के सारे कानून नहर पर लागू होते हैं और हिंडन नाला बन गई है। हिंडन में रसायनों का जल आता है। गंग नहर से 16 जगहों पर पानी दे दे करके उस नाले के गाढ़े चिपचिपे तरल को बहा करके जमुना में पहुंचाया जाता है ताकि वो पहुंचाए। तो गंग नहर का चरित्र पूरी इस व्यवस्था का चरित्र है कि नहरें पूजित हो रही हैं, नदियां नाला बन रही है। ये सरकार भी उसी तरह की एक नहर है जो पूजित हो रही है। मैं पहले भी कहता हूं कि नदी के 2 पाटों के बीच रहने के कारण
नाले का जल गंगा जल कहलाता है और राजनीति के दो पार्टों के बीच रहने के कारण अपराधी नेता कहलाते हैं। बात साफ है, ये पूरी सरकार का चरित्र ही संदिग्ध है। न सिर्फ गंगा के मामले में, गंगा तो वह सूत्र है जिसके माध्यम से इनकी पोल खुलती है। तो नदियां नाला बन रही है और अगर गंगा को बचाना है तो सरकार को जाना चाहिए। ये सरकार सक्षम नहीं है। निलय उपाध्याय जी से हम बात कर रहे थे, सिर्फ सरकार को लेकर बात नहीं हुई, गंगा के सफाई को लेकर बात नहीं हुई, बल्कि इन्होंने विस्तृत तरीके से बताया कि गंगा से जुड़ी हुई वो कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बाधा है जिस पर कभी बात नहीं हो रही। सरकार भी सियासी फायदे के लिए गंगा का इस्तेमाल कमोबेश कर रही है और इससे गंगा का उद्धार होने वाला नहीं है। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।